हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम लोग इनसाइट के जो करंट अफेयर जो 2022 का जो नवंबर का मैगजीन है इनसाइट का, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो 5वां लेक्चर है ये है। और इसमें हम लोग आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल समझाते हुए तरीके से डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी समझदारी बढ़े, कि बस आपकी जो समझ है वो रटने तक समझ सीमित न रह जाए, बल्कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारी कोशिश रहती है। तो हम लोग की वीडियो जो थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन आपको समझ में पूरी आएगी, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं आपको। तो चलिए अब हम लोग अब शुरू करते हैं हमारे आज के आर्टिकल के साथ। तो पहला जो हमारा आज का आर्टिकल है वो ये है, इंडिया इज़ लूजिंग इट्स चेरिश्ड राइट टू नो। तो यहाँ पर बात हो रही है जो आरटीआई एक्ट है, उससे हमें ये एम्पावर किया गया था सिटीजन्स को, कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सरकार से, आपको जानने का अधिकार है। तो उसी को लेके ये आर्टिकल है। और इसको हम अगर सिलेबस से लिंक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो इससे संबंधित जो बॉडी है आरटीआई से, वो है चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको बता रहा हूँ प्रीलिम्स के लिहाज से, याद रखिएगा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको द्वारा को अपॉइंट किया गया था। तो हम लोग अब चलिए इसको आगे कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज टू डिसाइड वेदर पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सॉट बाई ए पर्सन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट। तो मैंने अभी आपको बताया कि चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की गठन की गई है। तो वो जो है आरटीआई को जो इम्प्लीमेंट करेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है भारत में, वो यही है CIC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो ये है कि कोई जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है इस एक्ट के अंदर, आरटीआई एक्ट के अंदर, अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर आपको अगर जानना है, तो अगर वो पिटिशन देता है कोई जो पर्सन है, वो गवर्नमेंट से मांगती है इसके रिगार्डिंग कि आप हमें ये बताइए, हमें आरटीआई से ये जानना है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, क्या उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता पब्लिक इंटरेस्ट में, वो इस चीज़ का डिसाइड कौन करता है? वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन करता है। ठीक है। आगे इसमें बोला जा रहा है, हाउएवर द कमीशन अपीयर्स टू हैव अबैंडन्ड इट्स कोर टास्क इन मैटर्स ऑफ ग्रेटर पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इस पर एक तरह से कि एक संशय उठाया जा रहा है कि क्या ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, अब क्यों नहीं कर रहा है, किस बेसिस पे ये बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा लगता है कि कमीशन है वो जो इसका काम है कि इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस काम को इसने ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस के नाम पे करना छोड़ दिया है। तो इस बात पे इसको क्वेश्चन किया जा रहा है। तो अब हम लोग आगे इस आर्टिकल में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, पूरा माजरा क्या है। आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी इस आर्टिकल की शुरुआत है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आगे दिया रहा है बैकग्राउंड के, इसका बैकग्राउंड क्या है। सिटीजन्स कैन फाइल एप्लीकेशंस अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विद एनी पब्लिक entity and are guaranteed a response from that public body's public information officer within 30 days। तो हम लोग जानते हैं कि आरटीआई के अंदर से हम सारे नागरिकों को ये पावर दी गई है कि आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। इस आरटीआई एक्ट के अंदर आपके पास पावर दी गई है सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, कि आप किसी भी पब्लिक एंटिटी से, यानी कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी पब्लिक बॉडी है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके उसमें आपको कोई जानकारी चाहिए, तो वो आप मांग सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। ये हम सभी जानते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको 30 दिन के अंदर उस जो पब्लिक बॉडी में जिसने में आपने वो सूचना मांगी है, तो उसमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी उनके पास आरटीआई एप्लीकेशंस आए हैं, जो इंक्वायरी मांगी गई है, वो उनको 30 दिन के अंदर उनको करना होता है। ये बात हमने समझ में आ गई इतनी। आगे बोला जा रहा है, इफ द सिटीजन डज नॉट रिसीव ए रिस्पॉन्स और इज dissatisfied with the response, he or she may file an appeal at the departmental level, followed by a second and ultimate appeal with the इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बताते हैं, जैसे आपको किसी पब्लिक बॉडी के खिलाफ या फिर उसके बारे में आपको सूचना निकलवानी है, 30 दिन का टाइम होता है। अगर उसके जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर है उसने 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसके खिलाफ आप डिपार्टमेंटल लेवल पे, यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सबसे नीचे हो गए, अगर उसने 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दिया,
तो आपको फिर डिपार्टमेंटल लेवल पे आपको अपील करनी चाहिए। अब डिपार्टमेंटल लेवल पर भी नहीं हुआ तो उसको फिर से रिमाइंड देना है हमें डिपार्टमेंटल को कि हमने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपने अभी तक नहीं दी है, तो सेकेंड बार आप उसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से भी नहीं हो तो फिर अल्टीमेट अपील जो है वो आप इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास कर सकते हैं कि हमने ये जानकारी मांगी थी, ये देखिए मैंने इतनी बार यहाँ पर सेकेंड अपील तक कर दिया, डिपार्टमेंटल लेवल तक कर दिया, लेकिन कोई हमें जानकारी नहीं दी गई है। तो कृपया इस चीज़ को देखें और हमारे मैटर को सॉल्व आउट करके हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, आगे बोला जा रहा है ईच स्टेट हैज इट्स ओन स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन दैट हैंडल्स सेकेंड अपील्स इन्वॉल्विंग स्टेट एजेंसीज, द CIC इज इन द सेंटर। तो यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी बात यहाँ पर है कि हर स्टेट के पास अपनी अलग स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाई गई है, जो एक्ट है जिसके अंदर जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया गया, उसी एक्ट के अंतर्गत ये भी प्रावधान है कि हर स्टेट के पास अपना अलग होगा। सेंटर वाला सेंट्रल लेवल पे काम करेगा और जो स्टेट लेवल पे है वो स्टेट लेवल पे काम करेगा। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर का जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, जो हमारे दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, साथ साथ जो हर राज्य की अपनी एक इलेक्शन कमीशन होता है, हर राज्य का अलग चुनाव आयोग होता है, और जो सेंट्रल लेवल पे वो मुख्य चुनाव आयोग है वो अलग है ही। तो उसी तरीके से यहाँ भी स्टेट लेवल पे अलग इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं और जो सेंट्रल लेवल पे है उसको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग लेवल पे है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं उनके पास ये हैंडल करने की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी सेकेंड अपील आते हैं जिसमें स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व होती है, तो उसको हैंडल करने की जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की होती है। तो इन सारी जानकारी को आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल डे में भी आपको शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी जो हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो उसको सिर्फ आप एक तरह से रटने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए इसको अगर करें तो वो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपकी अभी पहली प्रायोरिटी जॉब है। लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल करना भी सीख लिया, आपने इसको नॉलेज के साथ साथ अपनी जो बेसिक लाइफ है उसमें अगर इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से इसको समझने की कोशिश की, तो आपकी जो रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे और आप इसका उपयोग भी कर पाएंगे। तो वो वाइडर एक नॉलेज आपका हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको हमें जानना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि फंक्शनिंग ऑफ CIC एज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो उसके जो ट्रांसपेरेंट बॉडी के रूप में जो काम करने की जो बात है, उसके लिए जो फंक्शनिंग डिसाइड की गई है उसके ऊपर ये नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। द कमीशन वाज एन आउटस्पोकन सपोर्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। तो ये जो हम लोग RTI करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हमें सब कुछ जानकारी हो कि आखिर जो कोई स्कीम मान लिया लॉन्च हुई है, या किसी का पैसा फंड डायरेक्ट DBT के अंदर आ रहा है, या फिर कोई जो पब्लिक ऑफ एक बैंक है, या फिर कोई एक संस्था है, वहाँ पे कोई पब्लिक संस्था है यानी कि सरकार के द्वारा फंडिंग मिलती है, तो उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो ये क्यों की गई थी कि हमें बताइए कि आखिर यहाँ पर मान लीजिए मेरे गांव में एक सड़क बन रही है, तो उस सड़क के लिए कब पास हुआ था पैसा, किसको फंड मिला था, ये जानकारी हमें चाहिए। तो क्यों चाहिए, हम इसलिए चाहते हैं ना कि हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उससे हमें हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और किस चीज़ में उपयोग हो रहा है, मेरे सामने जो विकास कार्य हो रहे हैं मेरे गांव में या फिर मेरे शहर में या मेरे तहसील में या फिर राज्य में, तो उसको जानने की ये पावर देता है RTI कि आप किसी भी तरह के इस तरह की जो ज़रूरी जानकारी है जो कि किसी राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह को अगर इग्नोर कर दें या मतलब उसको साइडलाइन कर दें, तो बाकी जो ज़रूरी जानकारी है जो जानने चाहिए एक आम पब्लिक को, तो उसके लिए RTI लाया गया था। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए RTI एक्ट को लाया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। इट हैड इशूड ऑर्डर्स इन ए वाइड रेंज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट केसेज, फॉर एग्जाम्पल। तो इसने क्या किया है, जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने कई तरह के ऑर्डर्स इशू किए हैं ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस हैं उसके रिगार्डिंग इसने बहुत सारे ऑर्डर इशू किए हैं ताकि इस जो एक्ट का जो क्रियान्वयन है वो और अच्छे तरीके से हो सके और इसमें पब्लिक को कम से कम असुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इसको मिले। जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज वे आर सब्जेक्ट टू द RTI एक्ट एंड दस अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कदम हम मान सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे मुख्य चुनाव आयोग हमारी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये जबकि स्टैट्यूटरी बॉडी है एक एक्ट के द्वारा बनाई गई, फिर भी इसने ये बोला है बोल्डली कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में हैं उनको ये बोल दिया है कि आप भी RTI एक्ट के अंदर में आते हैं और आपको पब्लिक को जब जानकारी देनी होगी आप उसके प्रति जवाबदेह हैं।
तो ये बोल्ड स्टेटमेंट ये हमेशा उसके एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, इन्होंने जजमेंट दी है तब जाके ये चीज़ लागू हुई है। यानी कि अब आपको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के बारे में जाननी है, उसके कार्यकर्ताओं के बारे में जाननी है, या फिर उसको कहाँ से पैसा मिलता है, ये सब वगैरह जानना है, तो अगर वो चीज़ अगर इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने जो उसका रूल बुक है उसमें अगर ये चीज़ बोला गया है कि हाँ ये चीज़ आप मांग सकते हैं जानकारी, तो आप उस चीज़ को उस पॉलिटिकल पार्टी से मांग सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन, अगर आपको इसके पक्ष में लिखने को बोला जाए तो आप इस पॉइंट को आप मेंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अगले एग्जाम्पल की बात करें, जो इन्होंने ऑर्डर इशू किए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, उसके एक और अगर एग्जाम्पल की बात करें उन्होंने क्या अच्छा काम किया, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ द करेंट प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड द आरबीआईज लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्ट लोन डिफॉल्टर्स। तो ये बहुत ही अच्छा है, 2 कदम और इसमें बोला जा रहा है कि इसने ऑर्डर इशू किए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी है करेंट में, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो वो आप आरटीआई से मांग सकते हैं। इसको इसने इस दायरे में ले आया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आरबीआई के केस में भी इन्होंने एक जजमेंट या ऑर्डर पास किया है, उसमें ये बोला है कि आप आरबीआई से वो लिस्ट मांग सकते हैं जिसमें विलफुल लोन डिफॉल्टर जो भी इंडिया के हैं, उसमें जो भी लिस्ट में शामिल है विलफुल लोन डिफॉल्टर के अंतर्गत, उनके नाम आप इनके बारे में आरबीआई से आप उस आरटीआई कर सकते हैं। तो ये 3 आपको एग्जाम्पल मिल गए, आप इसको आंसर में कोट करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की बात कर लेते हैं अब, कि जो की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो क्या है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें ब्लू रंग से जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 के जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं, और जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा वो वह है आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019, यानी कि उसमें जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो आपको ऑरेंज कलर में दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि द बिल सीक्स टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डिसाइडिंग सैलरीज एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रही है, किस मामले में, कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके जो सैलरी है और दूसरे जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उस पर डिसाइड करने की जो पावर आ जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो इस बात को लेकर यहाँ पर अमेंडमेंट की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर 2005 के आरटीआई एक्ट के प्रोविज़न की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि टर्म के मामले में कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स विल हैव अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और जो दूसरे सूचना आयुक्त होते हैं उनके पास 5 साल का टेन्योर होता है। ये 2005 का जो आरटीआई एक्ट है ओरिजिनल वाला, उसमें ये लिखा है 5 साल का टेन्योर होता है जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और दूसरे सूचना आयुक्त हैं उनके पास। लेकिन यहाँ पर 2019 के अनुसार ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल विल नोटिफाई द टेन्योर ऑफ ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स एंड स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, जो भी सूचना आयोग में काम कर रहे हैं तो उनके जो ऑफिसर्स हैं यानी कि सूचना आयुक्त, उनके जो टेन्योर की बात है तो वो सेंटर ये डिसाइड करेगा इसके ऊपर। ये चेंज ले जा रहे हैं। अब पहले क्या था कि 5 साल पहले वो जो आरटीआई एक्ट था उसमें 5 साल लिखा हुआ था, जबकि सुधार के इसको ये किया जा रहा है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके पास पावर आ जाएगी इनके टर्म्स को डिसाइड करने की। तो एक तरह से इसको इंटरफेरेंस मान सकते हैं इसके काम में, कि न सिर्फ केंद्र के स्तर पे बल्कि राज्य के स्तर पे भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है कि वो जो टेन्योर है, टेन्योर आप जानते हैं किसी भी ऑफिसर के लिए और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए टेन्योर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। उसके अंदर वो कितने सुधार ला सकता है ये चीज़ उस पर डिपेंड करता है, कितना अनुभव वो ग्रहित करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। अगर उसके पास छोटा अगर टेन्योर कर दिया जाए तो वो जितना देर उसको समझने में लगेगा उतने देर में उसका रिटायरमेंट आ जाएगा। ये बात आप समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पर थोड़ी से लोगों की जो मतलब आंखें खुल गई है कि आखिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। तो इस पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है क्वांटम ऑफ सैलरी। सैलरी की बात करें जाए तो 2005 के अनुसार ये है कि सीआईसी पे इक्वेलेंट टू सीईजीज, यानी कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उनकी जो सैलरी होती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके इक्वेलेंट में होती है। यानी कि जो मुख्य सूचना जो आयुक्त होते हैं और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन दोनों की सैलरी लगभग इक्वेलमेंट, लगभग नहीं मतलब पूरा तरह से इक्वेलेंट होती है, यानी दोनों बराबर होती है। आगे बोला जा रहा है सेंट्रल आईसी एंड स्टेट सीआईसी टू इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट आईसी टू चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो सेंट्रल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और जो स्टेट लेवल पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो इक्वेलेंट होती है किसके,
इलेक्शन कमिश्नर्स के, और आगे बोला जा रहा है कि जो स्टेट लेवल पे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर होती है। तो ये चीज़ ज़्यादा आप माइंड ना करें, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, एक तरह से आपको ये जानकारी के लिए है। और ये जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया वो आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार है। अब जो 2019 के अनुसार जो सैलरी होगी वो क्या है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ दीज ऑफिसर्स विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी ऊपर का प्रोविजन आपने पढ़ा है अभी तक वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और 2019 के अमेंडमेंट अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या फिर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे फिर वो स्टेट लेवल पे हो, उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों इस तरह के काम जो है वो ये सरकार करना चाहती है कि बिना वजह के, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सैलरी और अलाउंसेस हैं इन सब मामलों में छेड़छाड़ की जा रही है। इतने से बड़े बड़े मुद्दे हैं लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ये कदम उठाना चाह रही है। एक तरह से पर्सनल लेवल पे मैं इस तरह की जानकारी दे रहा हूँ, इसको आप आंसर में नहीं लिख सकते। चलिए, ऐसे भी मौलिकता क्या ज़रूरत होती है, तो इस पक्ष में हम लोग अगर आपकी जो भी राय बनती है तो उस पक्ष में आप अपने जो ओपिनियन है उसको अगर समर्थन देना चाहते हैं तो उसको आप एविडेंस के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन का उसमें आता है, क्रिटिकली कमेंट का जो आता है मेंस में जो क्वेश्चंस के साथ आता है कि आप इस पर क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, तो उसमें अगर आपके मन में आप अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो वो वही चीज़ सोचने के लिए तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछी जाती है यूपीएससी में कि आपका अपना जो राय है वो क्या है। आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से, हम लोग डिस्कस भी करते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर यूपीएससी मेंस में आपसे पूछना क्या चाहता है। तो आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो उससे में आपको एक चीज़ क्लियर नजर आएगी कि उसमें आपकी राय जानना चाहती है वो। आपने एक चीज़ पढ़ा, आपने एक एक्ट पढ़ा, आपने एक बॉडी के बारे में पढ़ा, आपने कोई करंट अफेयर पढ़ा, तो उसमें आपकी राय क्या है, कोई घटना हुई है तो आपकी विचार इसमें क्या है। तो अगर आप अपने विचार बनाते हैं उसके साथ साथ उसके सपोर्ट में अगर आप एविडेंस मतलब एक तरह से आप आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं तो ये चीज़ आपको बेहतर मार्क्स दिलाएगी, न सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि मेंस में भी। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप ये ऐसा कर सकते हैं। आगे लिखा जा रहा है कि डिडक्शंस इन सैलरी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सैलरी में डिडक्शन की बात है तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है 2005 के अनुसार ये था कि इफ़ सच ऑफिशियल्स आर रिसीविंग पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स देयर सैलरीज विल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पेंशन। तो इसमें क्या था कि अगर कोई ऑफिसर है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, अगर वो पहले से किसी और सर्विस की पेंशन प्राप्त कर रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने से पहले या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने से पहले अगर उसने कोई और सर्विस की है और उसकी पेंशन अभी प्राप्त कर रहा था और उसी वक्त उसकी नियुक्ति हो गई इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे, तो क्या होगा कि जो पुरानी वाली पेंशन थी वो रोक दी जाएगी और ये जो नई जो इनकी जो सैलरी चल रही है वो इनको दी जाएगी। और उसमें जो पेंशन वाला अगर मान लिया मिल भी रहा था उनको तो उनको काट के दिया जाएगा कि पेंशन का आपको पैसा नहीं मिलेगा इसमें, उसमें से सैलरी में उस चीज़ को घटा दिया जाएगा पेंशन वाले अमाउंट को। तो ये 2005 का जो प्रोविज़न था ये था, और इसमें 2019 में ये किया गया है कि इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। ये जो डिडक्शन वाला मैंने आपको बताया कि पेंशन घटा के दिया जाता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हटा दिया गया है। 2019 के जो आरटीआई का अमेंडमेंट बिल है उसमें हटा दिया गया है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको पूरा तरीके से इसको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि आगे यहाँ पर बात बोली जा रही है कि इम्पैक्ट ऑफ अमेंडमेंट्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सीआईसी। तो जो भी आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है उनके उनके अंदर जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सीआईसी है उसकी फंक्शनिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर बात बोली जा रही है। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी चाहिए और इस पर अपना व्यू बनाना चाहिए। और उसके अनुसार आप, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ज़रूरी आंकड़े आपको इसमें दिखते हैं उसको नोट कर लीजिए, यही सबसे बेहतरीन तरीका है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको अगर इस अप्रोच के साथ करते हैं तो आपकी मेंस में तो अच्छी आंसर राइटिंग हो ही जाएगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। साथ साथ इस तरह की अप्रोच रखने से आपको इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप तथ्यों को ज़्यादा जो है वो एक तरह से रियलिस्टिक तरीके से और जो एविडेंस बेस्ड तरीका है, इंफॉर्मेशन बेस्ड तरीका है उसके अनुसार, मतलब अपने जो भी आप बात बोलेंगे उसको आप अपने आंकड़ों के साथ उसको प्रूफ देंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रभावी रूप से आपको उन सबके सामने रखेगी कि ये जो बंदा है इसके सामने पूरी तैयारी है, इसको इसको इस मामले की पूरी समझ है, ना ही समझ है बल्कि
उसके साथ साथ इसके पास एविडेंस भी है कि हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किसी तथ्य के आधार पे बोल रहा हूँ, सबूत के आधार पे बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेगी, चाहे वो मेंस हो चाहे वो इंटरव्यू हो। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो इम्पैक्ट बोला जा रहा है कि अमेंडमेंट करने के बाद होगा वो ये होगा कि डेलीगेटिंग इट्स मैंडेट टू द होम मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी इसके मैंडेट थे अब वो होम मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा। मतलब अब इसको समझते हैं। द commission has delegated matters of public concern to the ministry such as cases demanding closure of files related to COVID-19 national lockdown or data pertaining to phone tapping orders। तो इससे क्या होगा कि अब जो इसके पास मैंडेट था वो अब होम मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा। सीआईसी के पास पहले ये क्षमता थी, ये पावर था कि कुछ चीज़ों को जो है वो अपने से ही मतलब उसको आंसर दे सकती है, लेकिन अब ये हो जाएगा इम्पैक्ट कि इसमें से बहुत सारे जो मामले हैं अब इसको होम मिनिस्ट्री को रिफ़र करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होगी जिसको गवर्नमेंट नहीं चाहेगी डिस्क्लोज करना किसी भी रीज़न से, चाहे वो अच्छा रीज़न हो या ख़राब, तो वो उसका पावर अब जो सीआईसी उसके पास रह ही नहीं जाएगा। वो बाउंड हो जाएगी अपने कानून के आधार पे कि अब तो हमारे पास ये पावर नहीं है, अब हमें होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो होम मिनिस्ट्री के पास पावर आ जाएगी उस चीज़ को डिस्क्लोज करे या ना करे। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर मांगा गया था जब कोविड-19 की नेशनल लॉकडाउन लगाई गई थी, तो उसके बारे में फाइल मांगा गया था कि आखिर किस आधार पे और किस तरीके से लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है। तो उसकी जो मैटर है वो मिनिस्ट्री के पास भेज दी गई थी। तो इससे क्या हुआ कि मिनिस्ट्री फिर अपने सुविधानुसार और अपने हित को ध्यान में रखते हुए उसने जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी तो उसमें उन्होंने अपनी तरीके से उसको मैनिपुलेट किया, ठीक है। और साथ साथ जो फ़ोन टैपिंग ऑर्डर्स थे, यानी कि आपने कई बार बीच में खबरें सुनी थी कि कई नेताओं के फ़ोन टैप किए जा रहे थे। तो उस मामले में भी जब इन्फॉर्मेशन जो सीआईसी के पास एप्लीकेशन पहुँचे आरटीआई के, तो उसने फिर इस मामले को चूँकि अब होम मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा, तो अब उसको जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास फॉरवर्ड कर देगी कि हमारे पास तो ये पावर में है ही नहीं। तो होम मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा तो अगेन जिसके पाले में गेंद थी, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाएगी एक तरह से। मतलब जिसने गलती की उसी के पास में पावर आ जाएगी कि हम गलती को डिस्क्लोज करें या ना करें। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं आपको आम से आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक तो पहले बोरिंग ना लगे, दूसरी बात है कि जो आपको जो तैयारी है वो बिल्कुल सटीक तरीके से हो सके। मैंने आपको बीच-बीच में आपने देखा होगा कि मैं आपको मेंस की बात करता हूँ, इंटरव्यू की बात करता हूँ, प्रीलिम्स की बात करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सटीक तरीके से हो, कम से कम समय में हो सके और आप चीज़ों को समझ सकें। मैं भी चाहता तो आपको ये जो लाइनें हैं वो बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सामने रख सकता था, लेकिन अगर अगर यही करना होता तो ये इसका कोई मतलब ना रह जाएगा, ना मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा ना आपको फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को समझने की अगर हम कोशिश करें तो बहुत सारी जो चीज़ें अखबार में हम पढ़ते हैं वो बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज होना शुरू हो जाएंगी और हमारे एडिटोरियल पढ़ने का जो ढंग है या फिर पेपर पढ़ने का जो ढंग है या न्यूज़ सुनने का जो ढंग है वो बदल जाएगा। तो इस चीज़ को आप माइंड ना करें कि बहुत लंबा लेक्चर होता है, एक एक टॉपिक की इतनी लंबी लेक्चर दी जाती है, तो बिल्कुल इस चीज़ को माइंड ना करें। आपने शायद कई सारे टीचर्स ऐसे हैं, नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि ओझा सर हैं या विकास द्विवेदी सर हैं, तो वो भी एक चीज़ ये बोलते हैं कि आप समझदारी को अपनी विकसित कीजिए, अपनी मौलिकता को विकसित कीजिए। यानी कि आप किसी चीज़ को समझ के आपको क्या समझ में आया वो चीज़ आप बताइए। वैसे भी आइंस्टीन ने भी बोला है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा और आप उस चीज़ को किसी को बच्चे को समझा नहीं सकते या फिर आप स्कूल से निकले तो स्कूल से निकलने के बाद जो भी आप भूल जाते हैं और भूलने के बाद जो बचता है आपके पास वही आपने पढ़ा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो जानकारी है वो हमेशा के लिए आपके माइंड में बस जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ से सीख पाएँ। आप ये मत समझें कि बस मुझको पेपर में लिख देना है उसके बाद भूल जाना है। ये काम करना है तो ये फिर एसएससी वगैरह की जॉब अच्छी है, क्योंकि अगर आप बड़े पद पे बन भी गए तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाएँगे, फिर वही होता है कि फिर एक गरिमा जो होती है वो हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएँगे। तो हमारे पास ऐसी समझ होनी चाहिए, ऊँची समझ होनी चाहिए कि हम जो भी हमारे आस-पास जो इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं, जैसे इतने बड़े एक्ट में अमेंडमेंट लाया जा रहा है या फिर कहीं पे कोई स्कीम चलाई जा रही है, तो उसके बारे में अगर हम लोग अच्छे से उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो कैसे हम अपनी सर्विस करेंगे? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ और इन चीज़ों को जो बता रहा हूँ आप ये मत सोचिए कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है ये। बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ मैं। और चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, इन मोस्ट केसेस द मिनिस्ट्री रिटेड देयर प्रीवियस पोजीशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर यूजुअली ऑन द वे ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो बात वही है कि जब होम मिनिस्ट्री के पास चली गई एक बार गेंद,
यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि जो CIC है उसने जो मैटर है उसने देखा कि हमारे कि ये प्रोविज़न में नहीं है कि हम इसको डिस्क्लोज़ करें, हमको होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसके पास ये पावर है। तो जब ये RTI अमेंडमेंट के बाद जब होम मिनिस्ट्री के पास पावर आ गई, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास सामने जो RTI मांगी जाएगी, वो सीधा होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देगी, आप इसका जवाब दीजिए, आपके अंतर्गत है। तो होम मिनिस्ट्री के पास जब आ जाएगी एप्लीकेशन, तो होम मिनिस्ट्री के पास ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसके पास ऑटोनॉमी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे वो कुछ भी इसको रोक सकती है, नहीं डिस्क्लोज कर सकती है। और जबकि अगर पहले क्या था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि जो CIC है, उसी के पास पावर थी। तो वो मनमाने वो अगर देखता कि हाँ ये चीज़ डिस्क्लोज करने लायक है तो वो कर देती। लेकिन जब होम मिनिस्ट्री के पास चली गई तो होम मिनिस्ट्री तो सरकार होती है, और सरकार अगर अपने हित में अगर कुछ फैसला अगर चाहती है कि नहीं ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी सरकार को खतरा हो सकता है, हमारी सरकार गिर सकती है, या फिर हमारा जनता का भरोसा जो है हम पर से उठ सकता है, तो वो कह देगी कि नहीं नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है, जो अमेंडमेंट हो जाएगी उसके बाद। आगे बोला जा रहा है कि वायलेशन ऑफ द कार्डिनल रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पर बोल रहा है नो वन शुड be a judge in their own case. However, the ministry that stands accused of violating the RTI Act decide whether a disclosure is necessary. वही बात जो मैंने बोली उसी चीज़ को हम दोहराया जा रहा है कि जो नेचुरल जस्टिस का जो रूल होता है उसको वायलेट किया जा रहा है, यानी कि जिसने गलती की है उसी के पास ये पावर है कि मैं अपनी गलती के बारे में लोगों को बताऊं कि ना बताऊं। अब मैंने देखा कि होम मिनिस्ट्री के मतलब पुलिस डिपार्टमेंट होता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई इनकाउंटर कर दिया जो कि गलत है, इनकाउंटर कर दिया, मैंने उसके बारे में मान लिया किसी ऑफिसर के खिलाफ जिसने वो इनकाउंटर किया है, मैंने RTI फाइल कर दी। अब 2019 का जो RTI एक्ट है उस पर काम करता है CIC, उसमें ये लिख दिया गया कि ये चीज़ अगर इनकाउंटर के बारे में आपके बारे में पूछा जाता है तो आप सीधे ही हम होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये आपके अब आपके रेंज में नहीं है, अब आपके पावर में नहीं है, ये हम अपने पावर में लेते हैं। तब CIC के पास जब कोई आदमी फाइल करेगा कि जरा बताइए कि इस ऑफिसर ने जो इनकाउंटर किया था वो क्यों किया था और किस बेसिस पे किया था, उसकी ज़रा हमें फ़ाइल दीजिए। तो जब देखेगा कि RTI एक्ट के अंदर ये जब ये फाइल पहुँचेगी CIC के दफ्तर में, तो CIC देखेगा कि हमारे अंतर्गत तो अब ये है नहीं, तो 2019 के द्वारा ये बदल दिया गया है, मेरे पावर से छीन ली गई है, तो वो सीधा क्या करेगा उसको फॉरवर्ड कर देगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब होम मिनिस्ट्री का ही जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो होम मिनिस्ट्री के ही अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्टर क्यों चाहेगा कि हमारी जो पार्टी है वो बदनाम हो। अगर वो इनकाउंटर मान लीजिए गलत तरीके से हुआ होगा, कई इनकाउंटर सही भी होते हैं, लेकिन अगर वो गलत तरीके से हुआ होगा तो क्या होगा, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, तो हम इसको नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस फेयरली सिंपल टू एडजुडिकेट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारी पेंडेंसीज हो रही केसेस के, तो उसको रिगार्डिंग यहाँ पर ध्यान थोड़ा लाया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ए केस सीकिंग डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, द कमीशन हैज़ केप्ट द मैटर पेंडिंग फॉर मोर देन 3 months नाउ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत पेंडिंग हो रही है केसेस, तो इसके बारे में ध्यान यहाँ पर लाया जा रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत उसमें ये डिस्क्लोजर करने के लिए किसी ने पिटीशन डाली थी, तो उसके लिए जो 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन फिर भी उसका निपटारा अभी तक नहीं किया गया है। तो एक तरीके से आप इसकी एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं अपने मेंस के राइटिंग में, या फिर इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो ये बोला जा सकता है इस मामले में। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है न्यू हर्डल्स टू ए सिटीजन्स डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी जो सेटअप करने की बात की जा रही थी इन्फॉर्मेशन RTI के द्वारा, तो अगर इन तरह के प्रोविजंस अगर लागू कर दिए जाते हैं तो फिर RTI को लागू करने का मतलब क्या रह गया। फिर जब सब कुछ सेंटर के हाथ में आ जाएगा कि वो किस चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहती है, किस चीज़ को नहीं करना चाहती है, तो फिर RTI लाने से क्या मतलब हुआ। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है, इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरिटेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स रिजेक्ट RTI एज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेसिंग पिनल प्रोविजंस आउटलाइन इन सेक्शन 20 ऑफ द RTI एक्ट। तो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी RTI आती है। किसी ब्यूरोक्रेट ने अगर कोई गलत काम किया है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, कोई इनकाउंटर में इन्वॉल्व है, तो उसमें ये बोला जाता है कि उनके खिलाफ जब RTI मांगी जाती है तो उनको किसी तरह का ये डर नहीं होता कि हमें किस तरह की पेनल प्रोविज़न का कोई सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो RTI का जो सेक्शन 20 है वो इस बारे में
साफ साफ मना करता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोविजंस थे वो आरटीआई को अंडरमाइन करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम लोग वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, आगे की राह। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिटीजन्स मस्ट एक्सर्ट इंटेंस प्रेशर ऑन अथॉरिटीज़ टू अपॉइंट कमिश्नर्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिटीजन्स को इस मामले में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी मांग को सरकार के सामने रखना पड़ेगा। इस मामले में थोड़ा प्रखर होना पड़ेगा कि जो कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो इतने बड़े ऑफिस है, और खासकर यहाँ पर सीआईसी की बात हो रही है, तो बोला जा रहा है कि उसमें जो अथॉरिटीज़ अपॉइंट की जाती हैं उनको इंटीग्रिटी पे ज़रा वो इंटीग्रिटी पे खरे उतरे, ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी पे ही सवाल हो, उनका जो प्रीवियस जो उनका टेन्योर रहा हो, वो जिस पद पे पुराने में रहे हों, तो ऐसा ना हो कि वो जो रूलिंग पार्टी है उनके उनके प्रति उनका झुकाव हो, उनके प्रति उनमें एक तरह से लालच हो। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, कैरेक्टर की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बोला जा रहा है कि लॉयर्स मस्ट असिस्ट विलिंग सिटीजन्स इन टेकिंग केसेस टू कोर्ट एंड सीकिंग जस्टिस। यहाँ पर लॉयर्स से एक मतलब बोला जा रहा है, लॉयर्स से एक अपील की जा रही है कि लॉयर्स भी इस मामले में थोड़े से जागरूक हो सकते हैं कि अगर इस तरह के केसेस जो हैं, चूँकि आम आदमी के पास इतनी संसाधन नहीं होते, इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो ज़्यादा दूर तक जा पाए जस्टिस लेने के लिए, तो इसमें लॉयर्स हैं वो इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि लॉयर्स इन केसेस को कोर्ट में ले जाएं और इन सब चीज़ों के प्रति ध्यान जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट से उनका आकर्षित कराएं, क्योंकि जुडिशरी है वो इस चीज़ को इन्फोर्स कर सकती है, बस उसी के पास एक पावर बच जाती है। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन की बात करें, देयर इज नीड फॉर सिविल सोसाइटी एंड सिटीजन्स टू प्रेशराइज अथॉरिटीज़ टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ सीआईसी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिविल सोसाइटी जो है वो यहाँ पर काम कर सकती है और जो सिटीजन्स है, ताकि अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि आप जो सीआईसी है वो अच्छे से काम कर सके, उनकी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी जा सके और जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी बरकरार रखी जाए। यानी कि इस तरीके से इसमें कोई भी चेंजेस ना किए जाएं जिससे उनकी ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी पे कोई प्रभाव पड़े। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इफ़ दे फेल टू डू सो इंडिया विल लूज इट्स चेरिश्ड राइट टू नो। तो वही बात है, जब इस तरह के प्रोविजंस अगर लागू हो जाते हैं और इस तरह से पावर्स जो हैं वो एक तरह से ऑटोनॉमी हो जाती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो फिर आरटीआई एक्ट का जो मकसद लाने का था वही ख़त्म हो जाएगा। फिर वो एक तरह से फिर उसको चलाने का मकसद था वही ख़त्म हो जाएगा। फिर सिटीजन्स को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर ये एक तरह से रद्दी कानून बन के रह जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। तो मैंने लेक्चर के शुरू में मैंने गलती से 2002 बोल दिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। तो जो सीआईसी की जो स्थापना है वो है उसको अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा। इसमें मेंबर्स की बात करें तो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? एक कमीशन है तो उसमें मेंबर्स तो होंगे, बिना मेंबर्स के कोई कमीशन नहीं होता। तो इसमें एक जो होंगे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और 10 से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते। ये नहीं बोला गया है कि इससे कम नहीं हो सकते, ये बोला है कि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 11 नहीं हो सकते, ये बोला गया है। मानिए 1 प्लस मैक्सिमम 10। अपॉइंटमेंट की बात करें, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा एंड ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है इसकी? तो अपॉइंटमेंट एक कमेटी के द्वारा की जाती है। और कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रीलिम्स में देखा जा सकता है, और आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। यहाँ राज्यसभा का भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। बहुत ही माइनर जो डिफरेंसेस होते हैं उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक उनके द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, और तीसरा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी होगी लोकसभा में उसके जो लीडर होते हैं वो होंगे। टेन्योर की बात करें यानी समय की,
द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और until they attain the age of 65 years whichever is earlier they are not eligible for reappointment। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि इसको अगर कोई आदमी कोई भी जो अथॉरिटी है जो है वो अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हो गया है एक बार, तो वो आगे उसमें फिर दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। यानी एक बार उसका टेन्योर पूरा हो गया तो आप जाइए घर, चाहे आपका आगे भी उम्र के लिहाज से आपका समय बचता हो, लेकिन आप जाइए, आप एक बार इसमें बन गए हैं तो आगे आपका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनकी जो ऑफिस होल्ड करने का टर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्रिस्क्राइब करती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो ऐसा तब तक मतलब या फिर जो 65 ईयर का एज है वहाँ पे जब अटेन कर लेते हैं तब वो उसको ऑफिस को छोड़ सकते हैं। यानी 65 के बाद अगर उनका ज़्यादा हो गया तो वो उसको नहीं कंटिन्यू कर सकते, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, उनको रिटायर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ 62 ईयर्स नहीं है, 65 ईयर्स है। और प्लस यहाँ के जो टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ CIC, तो इसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं ये हम जान लेते हैं, क्या क्या फंक्शन ये करती है वो देख लेते हैं। It is the duty of the commission to receive and inquire into a complaint from any person regarding information requested under RTI 2005। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कमीशन है उसकी ये ड्यूटी है कि कोई भी कंप्लेन हो किसी पर्सन के द्वारा, इंफॉर्मेशन अगर मांगी जाती है RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत, तो उसके बारे में ये कंप्लेन रिसीव कर सकती है और उसके बारे में जांच कर सकती है। यानी कि मैं कोई पर्सन हूँ और मुझे RTI एक्ट के अंतर्गत कोई जानकारी चाहिए, तो मैं उसके लिए किसी पब्लिक एंटिटी के या फिर पर्सन के से मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी जो कि पब्लिक ऑफिशियल है या फिर पब्लिक डिपार्टमेंट है, तो अगर उसके खिलाफ अगर नहीं कुछ होता है तो मैं इसमें जो कमीशन है उसके पास जा सकता हूँ और वो फिर इस कंप्लेन में देखेगी कि आखिर क्यों नहीं ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस पर्सन ने मांगी उसको क्यों नहीं दिया गया। तो इस चीज मामले को देखने का काम जो है वो कमीशन करती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है द कमीशन कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स सियो मोटो पावर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कमीशन है वो कोई भी इंक्वायरी को ऑर्डर कर सकती है, यानी कोई भी इंक्वायरी करा सकती है किसी भी मामले में, अगर उसके पास ये पता चले, अगर कमीशन को ये लगे कि हाँ यहाँ पर बहुत ही वैलिड रीजन है, बहुत ही रीजनेबल ग्राउंड्स है, तो ये एक तरह से स्यू मोटो पावर है। यानी कि अपने आप से भी चाहे तो जो कमीशन है उसके अगर उसने अगर अखबार में पढ़ लिया, कहीं न्यूज़ में सुन लिया, तो वो अपने आप से भी इंक्वायरी बैठा सकती है। While inquiring the commission While inquiring the commission has the powers of a civil court in respect of summoning, requiring documents etc। तो इसके पास एक सिविल जब जब ये जांच कर रही होती है कमीशन, तो उसके पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है, जिसमें ये पावर होती है कि वो समन कर सकती है और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड है वो मंगवा सकती है। तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है जब वो किसी चीज़ के इंक्वायरी में लगी होती है कमीशन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिहाज से, मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो ये मैंने आपको तथ्य बताए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, लंबा हो गया लेक्चर, तो आप बिल्कुल माइंड मत कीजिए, मैं आप अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और समझने की बात है, आप रट के इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब रटी हुई चीज़ें होती हैं ना आपको समझ में आती हैं, ना उसका आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और ना ही आपका आम ज़िंदगी में यूज हो सकता है, ना ही आप इसका आंसर राइटिंग ही कर सकते हैं। क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका मौलिक इसमें चिंतन नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से राय नहीं बना पाएंगे, और जब राय नहीं बना पाएंगे तो मेंस के क्वेश्चंस के या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ तक कि अब प्रीलिम्स भी ऐसे हो गए हैं कि उसमें आपको समझदारी की ज़रूरत अप्लाई करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड मत करें, लेक्चर को एंजॉय कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें, और अगर आगे भी आपको चाहिए वीडियो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हमारे जो चैनल है उसमें इनसाइट के करंट अफेयर के तो वीडियो चल ही रहे हैं, जैसे कि आपको ये मिला, साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो हम डिस्कस करते हैं, वो आंसर को उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करते कि इसका आंसर ये होगा, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, कहाँ से बनाया गया, और हम लोग इस क्वेश्चन को देख के जब हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कैसे उससे क्वेश्चन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्या किताब में हम पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड कि वही क्वेश्चन बन सके। और उस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए उस टॉपिक से, तो हम लोग के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कैसे क्वेश्चन बन गया, हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं।
तो आप उस वीडियो सीरीज़ को भी देख सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो जाएगी। कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो फॉरवर्ड करनी हो तो प्लीज़ ज़रूर करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, चाहे फिर आपके जो भाई अगर तैयारी कर रहे हों, या फिर आपको फैमिली में अगर किसी को नॉलेज की आवश्यकता हो, जो अच्छे नॉलेज की जिनको मतलब रिक्वायरमेंट होती है, जो पसंद होता है उनको अच्छा नॉलेज मिले, तो आप इस तरह की वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हमारा ये बहुत सपोर्ट होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो यात्रा है, ये तैयारी की बहुत जल्द पूरी हो जाए, आप अपने जो मनचाही डेस्टिनेशन वहाँ तक पहुँच जाएँ, और इसी सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय एंड जय हिंद।